सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया मैम केमिस्ट्री। सो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम होने वाला है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइट, तो देखो अभी हमने शुरू किया है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए। राइट, उसके बाद क्योंकि हमें आईयूपैक नॉमेनक्लेचर आना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक, तभी आप पहचान पाओगे कंपाउंड्स को, तो हमने अपना वो चैप्टर कंप्लीट किया। ठीक, अब इसके बाद अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो शुरुआत होती है अब यहाँ से। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो शुरुआत है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है ना, वो है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है, मतलब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ठीक, अगर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एकदम स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी रिएक्शंस में आगे जाकर ना फंसें, ठीक, कोई भी आप रिएक्शंस आ जाए आप इजीली उस रिएक्शन को कर पाएँ, आप समझ पाएँ, आप कंपैरिजंस कर पाएँ, तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब बेसिकली हम इसमें क्या बात करने वाले हैं। ठीक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से समझ आ रहा है आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ जनरल बातें, ठीक है, कुछ जनरल ऐसी चीज़ें जो हमें कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, मतलब अगर आपने ये नहीं सीखा ना, तो हो सकता है, हो क्या सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप चैप्टर्स अपने पढ़ने शुरू कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगी। ठीक है, तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम्स ना हो तो हम उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी ढूंढते हैं। ठीक, और बिल्कुल एक बेस से, एक शुरुआत से हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ताकि आपको कहीं भी आगे चलकर प्रॉब्लम्स ना आए। चलिए बच्चों, अब इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीओसी। भाई इतना लंबा नाम बार बार कौन बोले, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको जीओसी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज के क्लास, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि आखिर हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या कवर अप करना है। ठीक है, तो आखिर हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं हमारे जीओसी चैप्टर में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में। राइट, सबसे पहले जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं कुछ इफेक्ट्स की। ठीक, जिनको हम कहते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। नाम से समझ में आ रहा है कि ये ऐसे इफेक्ट्स होंगे जहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स का खेल होगा, तभी आप इसको कह रहे हो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। राइट, तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स नाम से समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कहानी है। ठीक है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर वर्क कर रहे होंगे और उसकी वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब ये इफेक्ट जो पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा। ठीक है, वो किसी मॉलिक्यूल पे पड़ रहा है, किसी आपके कार्बन एटम पे पड़ रहा है, ठीक है, या फिर किसी बॉन्ड पे पड़ रहा है। ठीक, तो ये इफेक्ट्स जो हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की, तो बेसिकली ये सारे इफेक्ट्स काम करते हैं किसमें, बॉन्ड्स में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं वो बॉन्ड्स के थ्रू लगते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है वो कहाँ काम कर रहा है। भाई कोई भी इफेक्ट लगेगा तो कहीं पर लगेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं वो किसी बॉन्ड पे लगते हैं। अब जो हमने याद करो, जो सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कि आपके पास सिग्मा बॉन्ड होता है, आपके पास पाई बॉन्ड होता है ना। सिग्मा बॉन्ड बन रहा था किससे, हेड ऑन ओवरलैप से। पाई बॉन्ड किससे बन रहा था, लेटरल ओवरलैप से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होंगे वो किसी ना किसी बॉन्ड पर लग रहे होंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि वो सिग्मा बॉन्ड पे भी लग सकता है, हो सकता है वो आपके पाई बॉन्ड पे भी लग सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहाँ लग रहा है, सिग्मा बॉन्ड्स में लग रहा है। ठीक है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड जो आपका सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तब क्या होगा, अगर यही इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आपका पाई बॉन्ड्स में लगता है, ठीक है, तो क्या कहानी होगी। ठीक, अगर यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अगर सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड में लग जाए, ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ऐसे इफेक्ट्स हैं जहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कहानी चलेगी। ठीक है, ये इफेक्ट्स कहाँ पर लग रहे हैं, ये इफेक्ट्स लग रहे हैं बॉन्ड्स में। ठीक है, बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, बॉन्ड्स आपके सिग्मा भी हो सकते हैं, पाई भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपका सिग्मा बॉन्ड में लगे। ठीक है, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपका पाई बॉन्ड में लगे, और ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारा इफेक्ट दोनों सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड्स में लगे। ठीक है, अगर
हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो इफेक्ट है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स में लगे, ठीक है। तो यहां पर जो आपका इफेक्ट आता है उसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आई, और वो क्या समझ में आया कि जो इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी है ना वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स में देखने को मिलेगी। अगर पाई बॉन्ड है तो वहां पे कहीं इंडक्टिव काम नहीं कर सकता, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ काम करता है? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट किसी पाई बॉन्ड में वर्क करे, ठीक है, पाई बॉन्ड में यहाँ पर अगर आपका वर्क हो, ठीक, तो यहाँ पर आपके दो टाइप के इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, दो टाइप के आपके इफेक्ट्स हैं। एक इफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक, दिस इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ओके जी। और एक जो इफेक्ट है उसको हम कहते हैं रेजोनेंस, ठीक, जो कि बहुत आपने नाम सुना होगा, ठीक है, रेजोनेंस। एंड एक और इफेक्ट होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो बेसिकली ये दोनों आपके डिफरेंट इफेक्ट होते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट अलग है, मेसोमेरिक इफेक्ट अलग है, बट हाँ इनमें सिमिलैरिटीज हैं, ठीक। क्या सिमिलैरिटीज हैं, कैसे अलग है, वो हम आगे आगे जैसे चलेंगे वैसे वैसे आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। अभी के लिए मैंने क्या बताया कि सिग्मा बॉन्ड्स में अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लग रहा है तो या तो वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो सकता है, या तो वो रेजोनेंस हो सकता है, या तो वो मेसोमेरिक इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की बात करें जहां पर सिग्मा और पाई बॉन्ड, ठीक है, दोनों में ही अगर इफेक्ट्स काम करें, ठीक है, ऐसा कौन सा इफेक्ट है? तो ऐसा आपका जो इफेक्ट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसको आप क्या कहोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो एक बहुत बेसिक सी बात हमें समझ में आई है, और वो बेसिक सी बात क्या है कि भाई अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में लग रहा है इंडक्टिव, सिर्फ पाई बॉन्ड में लग रहा है, तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी रेजोनेंस, इट कैन बी मेसोमेरिक, इट कैन बी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक। अगर सिग्मा और पाई दोनों में काम कर रहा है तो इट कैन बी हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, ओके जी। अब ये सारे इफेक्ट जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना, यही है आपकी जीओसी, ठीक। इन्हीं इफेक्ट्स को हमें बिल्कुल डिटेल में समझना है, ठीक। जहां पर अपना ये सारे इफेक्ट खत्म हो जाएं, इनके एप्लीकेशंस खत्म हो जाएं, बस जीओसी खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए तो इन्हीं इफेक्ट्स को हम डिटेल में समझेंगे एक एक करके, ठीक। शुरू करने से पहले मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पर बताना चाहती हूँ जो सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमारा है कि ये जो भी इफेक्ट है बॉन्ड्स में लग रहे हैं, या तो सिग्मा में, या तो पाई में, या तो सिग्मा एंड पाई दोनों में, ठीक है। हमें देखना है कि क्या ये इफेक्ट एक टेम्पररी इफेक्ट है या फिर ये इफेक्ट आपका परमानेंट इफेक्ट है। देखो टेम्पररी या परमानेंट का मतलब तो पता होगा आपको। टेम्पररी मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए, है ना, अभी के लिए, कल के लिए, परसों के लिए, ठीक है, टेम्पररी। परमानेंट इफेक्ट क्या हो गया? हमेशा के लिए, कि मतलब अगर आपका आज ये इफेक्ट लग रहा है कल भी लगेगा, परसों भी लगेगा, हमेशा के लिए वो इफेक्ट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो भी मैंने इफेक्ट्स के नाम लिखे इनमें से कौन कौन से इफेक्ट आपके टेम्पररी होते हैं और कौन कौन से इफेक्ट आपके परमानेंट इफेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमेरिक की बात करूं सो दिस इज अ टेम्पररी इफेक्ट। इसकी और इसकी बात करूं तो ये भी आपका परमानेंट इफेक्ट है। मतलब कि हमारा सिर्फ एक ऐसा इफेक्ट है, ठीक है, सिर्फ एक ऐसा इफेक्ट है जो कि टेम्पररी है। उसके अलावा बाकी के जो भी इफेक्ट है वो एक परमानेंट इफेक्ट है, ठीक। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या कि ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ना, सिर्फ ये वाला इफेक्ट हमारा कैसा है? टेम्पररी इफेक्ट, ठीक है। सिर्फ ये इफेक्ट हमारा कैसा है? टेम्पररी इफेक्ट है। बाकी के अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये भी आपका एक परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है, परमानेंट इफेक्ट। इसकी अगर हम बात करें तो ये भी आपका एक परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है, और ये भी आपका परमानेंट इफेक्ट है। चलो जी, परमानेंट टेम्पररी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो आया समझ में, ठीक है। अब ये जो टेम्पररी इफेक्ट मैंने लिखा है कि भाई ये टेम्पररी है, कुछ टाइम पीरियड के लिए रहता है, तो बेसिकली ये हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी काम करेगा जब आप कोई एक रिएजेंट रखो, ठीक है, आप कोई रिएजेंट वहां पर प्रोवाइड करो, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी काम करता है जब तक हमने उसको किसी रिएजेंट के
प्रेजेंस में रखा है, ठीक है। जैसे ही आप वहां से रिएजेंट हटाओगे वैसे ही वो इफेक्ट आपका डिमिनिश हो जाएगा, ठीक, इफेक्ट ही नहीं बचेगा, ठीक। तो हमने क्या कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो एक टेम्पररी इफेक्ट है, ठीक। वो कब काम करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ एनी रिएजेंट, ठीक। जब तक आपने कोई रिएजेंट दिया है वो तब तक ही काम करेगा, जैसे आप रिएजेंट हटा दोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये टेम्पररी इफेक्ट है एंड इट वर्क्स, ठीक है, वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लिख लो, इट वर्क्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एनी रिएजेंट, ठीक है। ये तभी काम करता है जब हम कोई इसको रिएजेंट देंगे तब, ठीक है। अब ये जो कहानी है हमारी, ठीक है, ये सारे इफेक्ट जो हैं एक एक करके हम यहाँ पर अपने इफेक्ट्स शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है जो हमारा सबसे डिफरेंट इनमें से दिख रहा है कि भाई टेम्पररी है, ठीक, और ये ज़्यादा हम कह सकते हैं इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि टेम्पररी है, रिएजेंट के प्रेजेंस में ही काम करेगा, हटाओगे और काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको ही समझ लेते हैं, ठीक। छोटा सा टॉपिक है, फटाफट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट इफेक्ट्स पर चलेंगे, इंडक्टिव पर, फिर रेजोनेंस पर, और फिर हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन पर, ठीक है। तो बेसिकली आज की क्लास जो हमारी होने वाली है इसको पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझते हैं, ठीक। उसके बाद आज हम शुरू करेंगे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो कि एक टेम्पररी इफेक्ट है जो वर्क करता है सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिएजेंट। तो आखिर ये क्या है, किस तरीके से काम करेगा, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक बार मैं इसको इरेज कर दूँ, देन वी विल सी। चलिए बच्चों, समझते हैं यहाँ पर हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि बेसिकली आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। अभी के लिए हमने समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपका एक टेम्पररी इफेक्ट है, ठीक है, किसी भी रिएजेंट के प्रेजेंस में ही काम करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये इफेक्ट सिर्फ पाई बॉन्ड्स में लगेगा, ठीक है, सिर्फ पाई बॉन्ड्स में लगेगा। तो हम यहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सबसे छोटी एल्कीन ले ली, ठीक है, एल्कीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ पर आपके पास पाई बॉन्ड है। तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। 2 एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं यहाँ पर। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने ये एल्कीन, और इस एल्कीन की रिएक्शन हम करेंगे किसके साथ, H+ के साथ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है मैंने, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने सेम एल्कीन ली है, बट यहाँ पर जो मैंने रिएक्शन करी है वो मैंने यहाँ पर CN-, ठीक है, जैसे साइनाइड है ना, हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा CN- है, इसके साथ है हमें इसको रिएक्ट करना है। देखते हैं दोनों में डिफरेंस आखिर क्या आएगा। देखो बेसिकली होता क्या है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में कि जो भी पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड के जो यहाँ पर आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ट्रांसफरिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल में कन्वर्ट होते हैं। क्या कहा मैंने यहाँ पर कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों कार्बन में से किसी भी कार्बन पर शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक, किसी भी एटम पर शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अभी के लिए सेम ही थे, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि भाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन से मान लीजिए इस पर चले गए, ठीक। तो इसका मतलब हुआ क्या कि ये जो मेरा कार्बन था, ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो हमारा एज इट इज रहेगा, है ना, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड तो आपका एज इट इज है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं इस कार्बन पे। जब भी आपके इलेक्ट्रॉन से शिफ्ट होते हैं इसका मतलब उस पर आता है हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर जो आपका पाई बॉन्ड था, ठीक है, जो आपकी एल्कीन थी वो आपका एक न्यूट्रल फॉर्म था, ठीक है, कोई चार्ज स्पीशीज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी एक न्यूट्रल स्पीशीज थी, ठीक है। हुआ क्या, पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट्स टू एनी एटम, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं किसी भी एटम पर, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड कन्वर्ट इनटू इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ठीक, वो अपनी फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वो एक डाइपोल में कन्वर्ट हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। अब बेसिकली हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करी थी, हमने इसकी रिएक्शन करी थी किसके साथ, H+ के साथ करनी थी,
ठीक है, आपको इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी थी, H प्लस के साथ। तो H प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव के साथ जाएगी, है ना, अपोजिट अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ठीक है, तो अगर ये H प्लस है तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा नेगेटिव के पास, इस वाले कार्बन के पास। ठीक है, तो इस H प्लस को हम यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, देखो ये वाला CH2 हमारा एज इट इज, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अब लिखेंगे हम CH3, क्योंकि ये H प्लस इसके पास जा चुका है। ठीक है, और यहाँ पर अभी हमने लिखा था पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा मतलब कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अब क्या, कि यहाँ पर हमारा एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। पॉजिटिव तो रहा ही ना, बस ये H प्लस यहाँ पर आपका चला गया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि जब एक पाई बॉन्ड को आप H प्लस के साथ रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है, जब आपका H प्लस का इस रिएजेंट का प्रेजेंस था, तो पाई बॉन्ड ने अपने आप को कैसे कन्वर्ट किया, इसने अपने आप को एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल में कन्वर्ट कर लिया, है ना। ये आपका क्या है, न्यूट्रल स्पीशीज था, बट अभी क्योंकि इसका काम था H प्लस के साथ रिएक्शन करनी थी, तो इसने अपने आप को इंस्टेंटेनियस डाइपोल में कन्वर्ट करा, एक पे माइनस एक पे प्लस, और फिर हमने इसके अकॉर्डिंग अपनी रिएक्शन गो थ्रू करके आंसर अपना लिख दिया। ठीक है, अब बेसिकली क्या करोगे आप, अगर इसमें से H प्लस को हटाते हो तो आपको यही एल्कीन वापस से मिल जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक टेम्पररी इफेक्ट है। ठीक है, ये रिवर्सल इन नेचर है, आप लिख सकते हो कि दिस इज रिवर्सल इन नेचर। ठीक है, रिवर्सल इन नेचर मतलब ये तभी तक काम कर रहा है जब तक आपने रिएजेंट दिया है, जब तक आपने ये H प्लस दिया है। सो इट वर्क्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। ठीक है, जब आप H प्लस हटा दोगे तो ये एल्कीन हमारी ऐसी ही रहेगी। अरे भैया यहाँ पर H प्लस नहीं होता, तो क्या आप इसको इस डाइपोल फॉर्म में लिखते, कभी नहीं लिखते, तो ये एल्कीन एज इट इज ऐसे ही लिखते आप। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने H प्लस दिया है, हमें इसके साथ रिएक्शन करानी थी, तो एल्कीन ने खुद को अपनी फॉर्म को चेंज कर दिया। क्या चेंज किया कि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए किसी हमारे आटम पर, और ये एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल में कन्वर्ट हो गया, एंड देन हमने अपनी रिएक्शन आराम से कर ली। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास एल्कीन है, बट अब हमने यहाँ पर अपना रिएजेंट बदल दिया। हमने यहाँ पर H प्लस नहीं दिया है, हमने यहाँ पर दिया है Cn माइनस। ठीक है, अब भी होगा क्या, वही सेम काम है कि जो एल्कीन है वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट करेगी किसी भी आटम पर। ठीक है, क्योंकि दोनों कार्बन अभी हमारे सेम ही थे। ठीक है, तो मैंने वही सेम काम किया कि भाई यहाँ पर CH2 प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर CH2 प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर आपका CH2 डेल्टा माइनस चार्ज आ गया है, और हम रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, हम रिएक्शन कर रहे हैं इसका Cn माइनस के साथ। ठीक है, तो पाई बॉन्ड ने अपने फॉर्म को चेंज किया, न्यूट्रल से ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना, है ना, इस पे एक आपका कह सकते हो पोलैरिटी आ गई। ठीक है, तो अब हमें रिएक्शन किसके साथ करानी है, Cn माइनस के साथ। माइनस किसके पास जाएगा, प्लस के पास, तो Cn माइनस कहाँ जाने वाला है, इस प्लस के पास अब ये जाएगा। ठीक है, ये माइनस यहाँ पर आएगा, तो बेसिकली अब क्या बनेगा मेरा CH2, और यहाँ पर हमने Cn को चिपका दिया, है ना, इसके पास Cn लग गया। ठीक, और यहाँ पर जो आपका CH2 था वो हमारा एज इट इज रहा, और यहाँ पर हमारा एक नेगेटिव चार्ज आ गया। आई बात समझ में, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हैं। दोनों में ही क्या हो रहा है, आपका जो पाई बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो आपका ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स एनी एटम। ठीक है, और उसके बाद वो एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल में कन्वर्ट करता है खुद को। ठीक है, क्यों करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट H प्लस, यहाँ पर Cn माइनस। अगर ये रिएजेंट ना होते तो ये कभी इंस्टेंटेनियस डाइपोल नहीं कन्वर्ट करता, ये हमारा यही रहता। ठीक है ना, और हमें ये जो मिला है, अगर हम इसमें से यहाँ पे माइनस H प्लस करोगे तो वही एल्कीन मिल जाएगी, यहाँ पे हम माइनस Cn करेंगे तो वही एल्कीन मिल जाएगी। ठीक, आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक, अब ये जो दो एग्जाम्पल हैं इसमें हमने एक छोटा सा डिफरेंस देखा, और वो छोटा सा डिफरेंस है क्या, कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो आपका अटैकिंग रिएजेंट था, H प्लस क्या है हमारा, H प्लस है हमारा अटैकिंग रिएजेंट। इसको आप अटैकिंग रिएजेंट क्यों बोल रहे हो, यही वो रिएजेंट है जो अटैक कर रहा है। अरे भाई H प्लस ही अटैक कर रहा था ना यहाँ पर माइनस वाले पर। ठीक, तो इसको हमने कहा ये एक अटैकिंग रिएजेंट है। ठीक है, यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट कौन है बोलो, यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट है मेरा Cn माइनस। ठीक है, दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट। ठीक, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, हम लिख सकते हैं कि व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन ट्रांसफर ऑफ
pi electrons takes place when transfer of pi electrons takes place towards the atom where electrophile finally gets attached। तो इस पर्टिकुलर इफेक्ट को हम कहते हैं प्लस ई, मतलब कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगी। अभी हम इसके बारे में लिख लेते हैं। इसके बारे में क्या कहा कि व्हेन ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, माइनस ई इफेक्ट, मतलब कि नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। देखो बच्चों क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। इसके लिए मैंने लिखा है कि व्हेन ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है टुवर्ड्स द एटम, इस एटम पर, वेयर इलेक्ट्रोफाइल फाइनली गेट्स अटैच्ड, मतलब जहां पर आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स जिस एटम पर ट्रांसफर हुआ है वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल आकर चिपक रहा है। ठीक है, तो हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शिफ्ट किया और इस ही कार्बन पर मेरा H जो है वो आपके चिपका है ना। तो इस टाइप के इफेक्ट को हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, या फिर हम कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, सेकेंड जो एग्जाम्पल लिया मैंने, इसमें क्या लिखा है, व्हेन ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ठीक है, जब आपका ट्रांसफर हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट। ध्यान देना, पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे, सेकेंड वाले कार्बन पे ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो मेरा अटैकिंग रिएजेंट था वो उस पर नहीं, अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट इस वाले कार्बन पर लगा है, ठीक, इस पर नहीं लगा। तो अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट आपका जो ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ है जिस एटम पर, ठीक है, उसके दूसरे एटम पर आपका अटैकिंग रिएजेंट लग रहा है। ठीक है, अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट लग रहा है, तो इसको हम कहते हैं माइनस ई इफेक्ट या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इतना ज़्यादा मतलब डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। आपको सिर्फ इतनी छोटी छोटी बात जाननी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपका पाई बॉन्ड्स में लगता है। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अकर्स ओनली इन पाई बॉन्ड्स। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अकर्स ओनली इन पाई बॉन्ड्स। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज अ टेम्पररी इफेक्ट, दैट्स वाई इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कर रही हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज अ टेम्पररी इफेक्ट, दैट्स वाई इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट, जब तक आप रिएजेंट दोगे तब तक ही काम करेगा। ठीक है, 3 पॉइंट लिख लिया आपने। इसके बाद आप लिख लीजिएगा फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, प्लस ई इफेक्ट आपका ये वाला, ठीक, वो रही डेफिनेशन, इसका ये एग्जांपल लिख लेना, माइनस ई इफेक्ट का डेफिनेशन और ये एग्जांपल लिख लेना, बस इतना आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा डिटेल में कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये तो छोटा मोटा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट था जो कि एक टेम्पररी इफेक्ट है। अब हम अपनी मेन शुरुआत करते हैं जीओसी की। ठीक है, और हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सबसे पहले इफेक्ट से, जो कि हमारे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स में काम करता है। ठीक, और वो क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि इसके कितने एप्लीकेशंस हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं। ठीक है, और बहुत एग्जाम में आते हैं, आप भाई जो एग्जाम आप उठा लो, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर उठा लीजिए केमिस्ट्री का, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज वेल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इंडक्टिव इफेक्ट नाउ। बच्चों आई थिंक कैमरा थोड़ा सा शिफ्टेड था, तो आपका ये वाला पार्ट आई थिंक दिख नहीं रहा था, तो ये मैंने कैमरा एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये वाला आप आराम से आप लिख लीजिए। ठीक है, एक बार मैं हट जाती हूँ, आप लिख लीजिए कंप्लीट। ठीक है, ओके, चलिए अब हमें स्टार्ट करते हैं हमारी इंडक्टिव इफेक्ट से। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारी इंडक्टिव इफेक्ट को। ठीक है, अब जैसे अभी मैंने जस्ट आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ाया ना, और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपके 2 टाइप्स के थे, एक प्लस ई, एक माइनस ई। ठीक है, वैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट भी आपका 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक को हम कहते हैं क्या, एक को हम क्या कहते हैं, माइनस आई इफेक्ट, और एक को हम कहते हैं यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, इंडक्टिव है ना आई, ठीक, तो हमने कहा प्लस आई या फिर माइनस आई आपके इफेक्ट्स होते हैं।
अब ये बेसिकली इफेक्ट है क्या, कब प्लस आई कहोगे आप, कब माइनस आई का इफेक्ट कहोगे, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड किसी एक एग्जाम्पल से। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, एक मैंने यहाँ पर कार्बन की चेन लगा ली, ठीक है। और इस कार्बन चेन से मैंने यहाँ पर एक, मान लीजिए यहाँ पर एटम लगा दिया, क्या है, फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो कितने कार्बन एटम्स है, 3 2 5, सेम मैंने लिखा 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स के चेन, और यहाँ पर लगा दिया है मैंने, मान लीजिए SiMe3, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है इस ग्रुप का, यहाँ पर फ्लोरीन लगा है, यहाँ पर आपका SiMe3 लगा हुआ है, ठीक है। अब इन ग्रुप से ही सारा यहाँ पर खेल जो है वो बदल जाएगा। बदला क्या, यहाँ पर फ्लोरीन और मैं अगर कार्बन की बात करूं और इन दोनों की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो आई थिंक ये बात आपको पता है कि फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में, है ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन और ये जो कार्बन है, इनमें मैंने अगर कंपैरिजन किया तो हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ठीक है, राइट। या फिर आप लिख सकते हो क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप, है ना, जो भी यहाँ पे हम फ्लोरीन की जगह कोई और ग्रुप होता मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका ग्रुप है, ठीक, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इस कार्बन चेन से ज़्यादा है तो क्या होगा, फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, बार बार मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट, ये मैंने आपको पढ़ाया है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, दैट आई हैव टोल्ड यू इन बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, नहीं देखा है जाके देखिए, ठीक है। 3 लेक्चर्स हैं, 3 लेक्चर्स में आपका बेसिक कंसेप्ट जो है वो सारा कवर्ड है, ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है, विदड्रॉ कर लेता है। तो फ्लोरीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको ये अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अगर ये अपनी तरफ खींच रहा है तो मतलब इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। भाई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं तो नेगेटिव आता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या इसने अपनी तरफ खींच लिया तो इस पर आया पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि इस सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स जो खींचे गए हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स खींचे गए हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है भाई, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स ओनली सिग्मा बॉन्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स में काम करेगा, ठीक है। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन ने क्या किया, अपनी तरफ खींच लिया, अपनी तरफ विथड्रॉ कर लिया और इस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और इस कार्बन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये कार्बन क्या करता है, अब देखो इस एग्जाम्पल को हम एक बहुत ईजी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आई थिंक आपने गेम सुना होगा या खेला होगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं टग ऑफ वॉर, है ना, हिंदी में आप बोलते हो उसको रस्सा खींच, ठीक है। तो उस गेम में बेसिकली होता क्या है कि आपके पास क्या करते हो, एक आप रस्सी लेते हो, ठीक है, मान लीजिए ये रस्सी है, रस्सी के बीच में मैंने यहाँ पर क्या करा, रुमाल बांध दिया, ठीक है। अब इस साइड आपके पास एक टीम रहेगी, ठीक, इस साइड एक आपके पास टीम रहेगी, ठीक। टीम में मान लीजिए कि इधर 10 लोग हैं, इधर भी आपके 10 लोग हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या होता है, पहले तो मैं गेम बता देती हूँ, ठीक, जिसने कभी नहीं सुना है, वैसे सुना तो ज़रूर होगा, गेम में तो आप आगे ही रहते हो, है ना। तो करते क्या हम बेसिकली कि ये जो रस्सी है और बीच में जो हमने यहाँ पर अपना रुमाल बांध रखा है, दोनों टीम्स को खींचना है, जो टीम उस रुमाल को एक बॉर्डर लाइन क्रॉस करके अपनी तरफ खींच लेगी वो जीत जाएगा, ये गेम था, ठीक है। तो बेसिकली मान लो 2 टीम ने रस्सी को ऐसा पकड़ रखा है, ठीक। अगर ये वाली टीम, मेरी जो राइट वाली है, ये वाली, अगर ये स्ट्रांग है तो ये अपनी तरफ खींचेगी, अगर ये खींचेगी तो ये वाली टीम का क्या हुआ, ये बेचारे खींचे चले जाएंगे और ये गिर जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर 10 मेंबर थे, क्या 10 मेंबर को सेम फोर्स लगा, क्या 10 मेंबर सेम फोर्स से गिरे होंगे, नहीं, ठीक है। जो यहाँ पर जो सबसे आगे है ना, उसको सबसे ज़्यादा फोर्स लगा, वो बेचारा सबसे ज़ोर से गिरा होगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे उसको थोड़ा सा कम इफेक्ट हुआ होगा, जो 3rd नंबर पे उसको कम इफेक्ट हुआ होगा, ठीक। और ऐसे जाते जाते जो बेचारा 10th नंबर पे था वो मजे में, ठीक है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा होगा इतना खास, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो भी हमारा ये गेम चल रहा था, ठीक, तो जो सबसे आगे है उस पर ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। या फिर मैं अगर गिरने वाले की बात करूँ या मैं जीतने वालों की बात करूँ, तो जीतने वाली टीम में भी, ये जो हमारी जीतने वाली टीम है, इसमें भी जो सबसे आगे बंदा है ना, उसको सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है,
ठीक है, उससे कम थोड़ा सेकंड वाले को, ठीक है, और जो सबसे 10th नंबर पे है वो तो अगर एक्टिंग भी कर लेना तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी टीम थी 10 लोग थे, उसमें सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा सबसे पहले वाले को, उससे कम फर्क पड़ा दूसरे वाले को, उससे कम फर्क पड़ा तीसरे वाले को, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो इफेक्ट है वो कम होता जा रहा है। बिल्कुल सेम कहानी हमारी यहाँ पर अप्लाई होती है। क्या है, देखो फ्लोरीन था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींची, ठीक है, इस पे नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया। अब ये वाला जो कार्बन है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वो कम ऑलरेडी हो चुका है, तो ये क्या करेगा, ये बगल वाले से थोड़ा सा खींच लेगा, ठीक है, इसके बराबर तो नहीं बट ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ थोड़ी बार खींचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका पार्शियल डबल डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डबल डेल्टा दिखाया है, इसका मतलब ये जो आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसकी अगर मैं स्ट्रेंथ बताऊं तो इस वाले से तो कम ही होगी, ठीक है। ये वाला कार्बन फर्दर क्या करेगा, ये अपने बगल वाले से खींच लेगा, ठीक है, तो इस पर आ जाएगा हमारा पार्शियल ट्रिपल डेल्टा, लिख दिया मैंने। ये वाला कार्बन इससे खींच लेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 टाइम्स डेल्टा, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर नेगेटिव चार्ज आया, और बाकी की जो हमारी कार्बन चेन है उस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो आई थिंक आपको क्लियर है ये बात कि भाई इस कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा लग रहा है, उस पर इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक। डिस्टेंस हम दूर गए इस वाले ग्रुप से, अगर डिस्टेंस हम दूर गए इस पर थोड़ा कम इफेक्ट पड़ा, इस पे गए इसको थोड़ा और कम इफेक्ट हुआ, इस पे गए और कम इफेक्ट हुआ, और इस पे गए तो हो सकता है कोई इफेक्ट ही ना पड़े, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ओके जी। अब क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि आप मुझसे पूछोगे कि मैम अगर इस फ्लोरीन से या किसी भी ग्रुप से, ठीक है, जो कि हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक, यहाँ पर लिख रहे हैं हम क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, वो कितने कार्बन तक हम कह सकते हैं कि उसका इफेक्ट लगेगा और उसके बाद उसका इफेक्ट जो है वो डिमिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हम मानकर चलते हैं कि कम से कम आपके 4 कार्बन एटम्स तक, ठीक है, ये इफेक्ट जो है वो कुछ ना कुछ जो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट काम करता है, और 4 कार्बन एटम्स के बाद इतना कुछ खास काम नहीं करता, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ तक इसका इफेक्ट लग रहा है, हम कह रहे हैं, ठीक। और इसके बाद वाले जो कार्बन आएंगे ना, मतलब वो इतना दूर हो गया कि उसका इफेक्ट कुछ खास पड़ ही नहीं रहा, ठीक है। तो जो पास में थे सिर्फ उन पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, जो दूर है उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, ये इंडक्टिव इफेक्ट आपका एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। क्या कहा मैंने? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ डिस्टेंस डिपेंडेंट का? डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि ये इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब डिस्टेंस कम है, ठीक, इस ग्रुप से जब डिस्टेंस कम है तो इफेक्ट ज़्यादा, डिस्टेंस जैसे 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 बढ़ाओगे आप, ठीक है, वैसे वैसे उसका इफेक्ट कम होता जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस जितना कम इफेक्ट उतना ज़्यादा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा इफेक्ट उतना ही कम है। सो वी कैन से डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट और डिस्टेंस सेंसिटिव इफेक्ट, ठीक है। आई थिंक आपको ये छोटी मोटी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। माइनस आई इफेक्ट का देखो मैंने आपको एग्जांपल लेकर बताया। क्या मैंने बोला कि एक कार्बन चेन है, कार्बन चेन से मैंने यहाँ पर फ्लोरीन ले लिया, ये आपका कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। कैसा ग्रुप होना चाहिए? ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या करता है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, मतलब अपनी तरफ विथड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब ये ग्रुप कैसा है? ये ग्रुप हमारा है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं EWG, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, ठीक है, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं माइनस आई ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप को हम क्या कहेंगे? इस ग्रुप को हम बोलेंगे माइनस आई ग्रुप है ये, ठीक है, दिस इज अ माइनस आई ग्रुप। और ये माइनस आई ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, उस पर आया पार्शियल नेगेटिव और कार्बन चेन पर आया हमारा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट को हम कह रहे हैं माइनस आई इफेक्ट, और जो ग्रुप है हमारा जो कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, वो है हमारा माइनस ग्रुप, ठीक है, माइनस आई ग्रुप। इसी वे में आइए समझते हैं प्लस आई को। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कार्बन चेन से एक ग्रुप जोड़ा है SiMe3,
ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ लिख लीजिए कि यहाँ पर जो SI है ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होता है। ठीक है, मतलब सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कम्पेयर टू कार्बन, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो अब कहानी उल्टी हो गई। कहानी क्या उल्टा हुआ यहाँ पर, अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब अब कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। ठीक, अब अगर कार्बन खींच रहा है तो सिलिकॉन पे क्या आया, डेल्टा प्लस। ठीक है ना, जो खींचता है उस पर नेगेटिव आता है, तो यहाँ पर कार्बन ने खींचा, यहाँ पर आया डेल्टा माइनस। ठीक है, बाकी कार्बन चेन पे हम लिख सकते हैं माइनस डबल डेल्टा, यहाँ माइनस ट्रिपल डेल्टा, यहाँ माइनस 4 टाइम डेल्टा। ठीक है, और मोस्ट केसेस में 4 कार्बन एटम्स के बाद हमारा जो इफेक्ट है वो डिमिनिश हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। ओके, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई जहाँ पर आपका ग्रुप है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, जिसकी टेंडेंसी कम है, ठीक है, टू अट्रैक्ट, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर इसकी टेंडेंसी कम है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ पर कार्बन की टेंडेंसी ज़्यादा थी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपनी तरफ खींच सके। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये वाला आपका ग्रुप क्या कर रहा है, ये वाला ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है ना, अब है ना, कार्बन को दे रहा है और ये अपनी तरफ ऐसे खींच रहे हैं सब। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप अब कैसा है, ये वाला ग्रुप है मेरा कैसा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या लिखते हैं, EDG। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जहां आपको ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिख गए, ठीक, तो आप समझ जाना कि ये हमारा प्लस I ग्रुप होता है। ठीक है, प्लस I ग्रुप कहलाएगा, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस I इफेक्ट। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आया कि प्लस I और माइनस I में बेसिक डिफरेंस है क्या। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है कार्बन चेन से, माइनस I है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, प्लस I है। क्लियर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी यहाँ पर कि चाहे आपका प्लस I इफेक्ट हो चाहे माइनस I इफेक्ट हो, ठीक है, दोनों इफेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है बार बार, और वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सारी कहानी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की है। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है। ठीक है, तो सारा खेल जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आ रहा है। ठीक, तो हमें यहाँ पर पहले कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन सीखने पड़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ा रखा है ऑलरेडी मेरे चैनल पर, ठीक, अगर आपने नहीं देखा है जाके प्लीज़ देख लीजिए, 3 ही वीडियोज़ हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है। अब फाइनली हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ कंपैरिजन भी सीख लेते हैं, क्योंकि हमारे इंडक्टिव इफेक्ट के लिए वो बहुत ही ज़्यादा काम का है। ठीक है, उसी पे बेस्ड है पूरा ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो आइए हम सीखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या कंसेप्ट है, कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ रही है या घट रही है। ठीक, किस केसेस में बढ़ेगी, किस केसेस में घटने वाली है। राइट, लेट्स सी द ऑर्डर। चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक बार आप ऑर्डर लिख लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। ठीक है, एक तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं चार्ज स्पीशीज के बारे में। ठीक है, जहाँ पे हम चार्जेस की बात करेंगे बेसिकली। सेकेंड हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, और थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पर बॉन्ड एंगल या फिर परसेंटेज एस कैरेक्टर के बारे में। ठीक, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर मुझे जानना है और चार्ज स्पीशीज में जानना है, तो अगर कोई भी हमारे पास ऐसा ग्रुप है जिस पर हमारा, जिसको ए लिखा मैंने, ए आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल लिखा, अगर इस पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसके बाद वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, उसके बाद वो होगा जो न्यूट्रल है, जिस पे कोई चार्ज ही नहीं है। उसके बाद होगा जिस पर आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और सबसे लास्ट में होगा जिस पर आपका कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। चार्ज के केसेस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे बढ़ रही है। ठीक है, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। ठीक, और अगर माइनस चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। हाइब्रिडेशन की बात करें तो आपको पता है कि sp3 हाइब्रिडेशन होती है आपके पास, sp2 होती है, sp होती है। और इसमें अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो ये मैंने आपको समझाया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। ठीक है, चैप्टर नंबर 1।
ठीक, तो इसका ऑर्डर हम पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं, ठीक, पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है sp हाइब्रिडेशन की, देन sp2 की, देन sp3 की। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है हाइब्रिडेशन के केसेस में। ठीक है, लास्ट है हमारा बॉन्ड एंगल या फिर परसेंटेज एस करेक्टर। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे हमारा बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ता है, ठीक है, ये बॉन्ड एंगल थीटा, ठीक है, बॉन्ड एंगल मतलब जो भी आपका एंगल आ रहा है, ठीक है, वो थीटा से प्रेजेंट करते हैं। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर की। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मतलब हम समझ गए कि अगर बॉन्ड एंगल जिसका ज़्यादा होगा उसमें परसेंटेज एस करेक्टर भी ज़्यादा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर एक बात समझ सकते हैं। आई थिंक इतना क्लियर। ठीक है, तो बस ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन कर लोगे। ये जो ऑर्डर्स मैंने बताए हैं, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है ये, ध्यान रखना। चार्ज स्पीशीज में पॉजिटिव चार्ज जिस पे ज़्यादा उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। ठीक है, sp का हाइब्रिडेशन का आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, देन sp2, देन sp3। ठीक है, अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, जिसका जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना ही ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने वाली है। तो बस ये बेसिक सी बात थी ताकि इजीली हम कंपैरिजन्स कर पाएँ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए बच्चों, अब हम अपने मेन मोटिव पर आते हैं। और मेन मोटिव है क्या? मैंने कहा था इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप के हैं, प्लस आई माइनस आई। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट वो है जहां पर आपका प्लस आई ग्रुप है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो वहां तो मैंने आपको एक एग्जांपल लिख दिया SiMe3, बट एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है ना। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि भाई कौन से ग्रुप आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, या फिर कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ कम है? ठीक है, या फिर आपका जो माइनस आई ग्रुप है कौन कौन से होते हैं और उनके स्ट्रेंथ का क्या कंपैरिजन है? ठीक है, तो इसके लिए हमें एक ऑर्डर याद करना पड़ेगा। प्लस आई इफेक्ट के लिए एक पूरा ऑर्डर, एक माइनस आई इफेक्ट के लिए पूरा ऑर्डर। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे प्लस आई इफेक्ट से। चलिए बच्चों, तो ये मैंने आपके सामने लिख रखा है प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ यहाँ पे स्टार मार्क लगा लो, जो मर्जी लगाना है लगा लो। ठीक है लेकिन ये आपको याद करना ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा दिमाग से काम करते हैं भाई। ठीक, सबसे पहले तो आप ये सोचिए खुद से कि प्लस आई इफेक्ट क्या था, जहां पर आपके पास ऐसे ग्रुप्स जुड़े हों जो कि आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। खुद दिमाग लगाओ, ये याद अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने? जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स दे सके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स दे कौन सकता है? जिनके पास खुद बहुत इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो कौन दे सकता है? जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो एक तो हमारे पास हो सकते हैं क्या? नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या? अनायनिक स्पीशीज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हो सकते हैं हमारे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक, और कौन हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? इसके अलावा हो सकते हैं हमारे पास कुछ न्यूट्रल ग्रुप्स। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है एक MgR SiMe3। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है SI के बारे में कि इसका कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर की जाए तो SiMe3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कुछ न्यूट्रल ग्रुप्स होते हैं ऐसे हमारे जिसपे कोई चार्ज वगैरह तो नहीं है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है हमारे। ठीक, बट ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इनकी कार्बन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, या फिर कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं? आपके कोई भी अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स आपका टर्शरी हो सकता है अगर आपका कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, सेकेंडरी हो सकता है 2 कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी हो सकता है 1 कार्बन से जुड़ा है। तो कोई भी अगर अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं ना, तो वो अल्काइल ग्रुप्स भी आपके प्लस आई की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे ग्रुप्स हमारे कैसे होंगे? प्लस आई होंगे, या तो जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो, या तो आपके न्यूट्रल ग्रुप्स जैसे कि ये। ठीक है, या तो आपके कोई भी अल्काइल ग्रुप्स। ये बेसिकली हमारा कंप्लीट एक ऑर्डर है प्लस आई इफेक्ट को याद करने का। अब हो सकता है कि आप ये ऑर्डर भूल जाएं, ठीक, आपको याद ना रहे, कहीं आप इधर उधर कुछ कर दो। ठीक है, तो इस ऑर्डर को याद करने के लिए हम एक निमोनिक लिख सकते हैं, हम एक निमोनिक बना सकते हैं। ठीक, तो कैसे याद करेंगे हम इस ऑर्डर को? चलिए जल्दी से देखते हैं एक बार एक बढ़िया सा तरीका। तो चलिए इस ऑर्डर को याद करने का एक सिंपल सा तरीका देखते हैं। अगर बाई चांस आपको किसी और निमोनिक से ये ऑर्डर याद है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है और आप पहली बार देख रहे हो तो आप ये निमोनिक भी यूज़ कर सकते हो।
ठीक है। तो बेसिकली एक स्टोरी सुन लीजिए पहले कि क्या स्टोरी क्या है। ठीक है, एक पर्सन है, ठीक, और उसको कहीं मॉल घूमने जाना है। ठीक है, मान लीजिए आप ही हो और आपको मॉल घूमने जाना है। ठीक, अब घूमने जाने के लिए वो क्या करेगा, पहले कैब बुक करेगा। ठीक, कैब से जाएंगे ना आजकल। अब उसके पास खुद का कन्वीनियंस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो कैब बुक करेगा। ठीक है, तो कैब का मामला आपको भी पता है कि आजकल जल्दी कैब तो बुक होती नहीं है। ठीक है, तो सेम उसके साथ भी हुआ कि उसने कैब ट्राई किया बट उसको कैब नहीं मिली। तो फिर वो सोचता है कि चलो भाई ऑटो से ही चलते हैं। ठीक है, कहानी आगे समझ में। क्या कहानी है कि भाई एक पर्सन है, उसको मॉल घूमने जाना है। ठीक, खुद का उसके पास कन्वीनियंस है नहीं कुछ, तो वो क्या करता है, कैब बुक करता है। कैब नहीं मिलती है तो वो प्लान करता है ऑटो से ही चलते हैं। ठीक है, तो यही हम कहानी यहाँ पर फिट करते हैं। क्या कहा हमने, कहीं नहीं, कहीं नहीं ओला कैब, ठीक है, मगर सिंपल ऑटो से चलते हैं। ठीक है, क्या है, कहीं नहीं ओला कैब, ओला कैब नहीं मिल रही है। ठीक है, तो कहीं नहीं ओला कैब मगर सिंपल ऑटो से चलते हैं। ठीक है, तो कहीं मतलब हो जाएगा आपका CH। ठीक है, नहीं मतलब कि NH माइनस, तो पहले देखो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH2 माइनस, कहीं नहीं मतलब NH माइनस, ओला मतलब कि O माइनस, और कैब मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना आपका, तो कार्बोक्सिलिक मतलब कि COOH, और यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो COO माइनस। ठीक है, तो कहीं नहीं ओला कैब, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, CO माइनस। ठीक है, मगर मतलब कि MgR, ये R आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH3, CH2, CH3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मगर सिंपल, सिंपल मतलब SiMe3, मगर सिंपल ऑटो से चलते हैं। अब इस ऑटो का मतलब क्या हुआ, इस ऑटो का मतलब हुआ अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, ऑटो का मतलब ए से ऑटो, ए से अल्काइल ग्रुप्स। तो अल्काइल ग्रुप्स में याद रखना कि पहले टर्शरी आता है, फिर सेकेंडरी आता है, फिर प्राइमरी आता है। ठीक है, तो मगर सिंपल ऑटो मतलब कि अल्काइल ग्रुप्स 3 to 1 ऑटो से चलते हैं। चलते हैं मतलब कि CH3। ठीक है, यहाँ पे CH आया ना, चलते हैं, तो ये आ जाएगा आपका CH3। ठीक, तो सबसे लास्ट में आता है आपका ये वाला मिथाइल वाला ग्रुप। ठीक, तो आई थिंक ये निमोनिक से आप याद कर सकते हो प्लस आई का ऑर्डर। क्या बोला मैंने, कहीं नहीं ओला कैब मगर सिंपल ऑटो से चलते हैं। CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, COO माइनस। ठीक है, फिर MgR, SiMe3, देन आपके पास अल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे 3 to 1, लास्ट में आ जाएगा आपका मिथाइल। दैट्स इट। ओके बच्चों, अब इस बेसिस पर हम इजीली अपने क्वेश्चंस कर पाएंगे, हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे कि भाई किसकी प्लस आई स्ट्रेंथ ज़्यादा, किसकी प्लस आई स्ट्रेंथ कम। ठीक है, और आप प्लस आई ग्रुप्स को भी पहचान पाओगे अगर आपको ये ऑर्डर याद है तो। इसी तरीके से चलिए चलते हैं माइनस आई ऑर्डर देखते हैं एक बार। ठीक है, कि माइनस आई में आपके कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं और माइनस आई का ऑर्डर एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आते हैं हम अपने माइनस आई के ऑर्डर पर। तो मैंने यहाँ पर आपका कंप्लीट माइनस आई का ऑर्डर लिख रखा है। फटाफट देखते हैं कि आखिर माइनस आई स्ट्रेंथ हम कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा माइनस आई स्ट्रेंथ है वो है NF3 प्लस की, फिर NR3 प्लस की, फिर SR2 प्लस की, फिर NH3 प्लस की। आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, है ना, देखो इन सब में आपके पास कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि इन सब में आपके पास कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। तो वी कैन से कि माइनस आई ग्रुप्स आपके वो ग्रुप्स हैं, ठीक, जिसमें आपका कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या फिर आप लिख सकते हो कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, राइट। बहुत ऑब्वियस ही बात है, ध्यान से आप खुद सोचो, इमेजिन करिए। ठीक है, हम माइनस आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं। माइनस आई का मतलब क्या हुआ, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऐसे ग्रुप्स जो विदड्रॉ करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन खींचेगा अपनी तरफ, बताओ कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ लेगा, वही लेगा ना जिसको ज़रूरत है, राइट। और अभी हमने जस्ट देखा था, जहां पर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करी है ना, हमने देखा था कि जो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं, है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे ज़्यादा माइनस आई स्ट्रेंथ शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे कौन से स्पीशीज आते हैं जिसपे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका NO2। NO2 का अगर आप हम लिखें तो आपको पता है कि NO2 पे आपका जो ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है उसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है।
राइट। तो अगर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड लिखें तो नाइट्रोजन पे प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आता है, ठीक है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया है ना, ये ना ही एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही ये एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। लिख भले ही हम ऐसे दे देते हैं, ठीक है, लेकिन जो इसका स्ट्रेंथ होता है ना, वो एक कंप्लीट पॉजिटिव और एक पार्शियल पॉजिटिव के बीच का होता है। आई थिंक इतनी बात समझ आई आपको, ठीक है। तो ये सारे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हमारा कह सकते हैं नाइट्रो में एक पार्शियल और कंप्लीट पॉजिटिव के बीच का पार्ट है, तो पहले नाइट्रो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये CN, फिर एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आपके सारे हैलोजेंस आते हैं, उसके बाद आपका OR ग्रुप आता है, ठीक, एल्कोक्सी, फिर आपका अल्कोहल आता है, फिर आपका ये ट्रिपल बॉन्ड आता है, मतलब कि जहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, फिर अमीन आता है आपका, ठीक, फिर बेंजीन आता है, मतलब कि pH रिंग, ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग आपकी pH, ठीक, फिर आता है इन, और सबसे लास्ट में आपका हाइड्रोजन एक रेफरेंस की तरह काम करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक रेफरेंस है कि भाई इसके इधर वाले आपके माइनस आई शो कर रहे हैं, इधर वाले आपके प्लस आई शो करेंगे, ठीक है। ओके जी, तो बेसिकली अब ये जो कंप्लीट ऑर्डर है, खतरनाक सा लग रहा है ना देखने में, तो याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने न्यूमोनिक्स भी लिख रखे हैं, एक फटाफट इस स्टोरी को समझते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं कि आप इस ऑर्डर को ईजिली कैसे याद कर सकते हो। अगर आपको कोई और न्यूमोनिक याद है, वेरी गुड, नहीं याद है आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खुद से बनाना चाहें, आप खुद से भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। मैंने भी खुद से ही बनाया हुआ है। चलिए बच्चों, तो याद करने का हमारा तरीका क्या है कि एक नया फ्रेंड है, ठीक है, न्यू फ्रेंड, देखो न्यू फ्रेंड नारायण, ठीक है। इस न्यू फ्रेंड नारायण ने क्या किया, शर्त रखी है, किससे शर्त रखी है? नेहा नूरी से, ठीक। क्या बोला मैंने? न्यू फ्रेंड नारायण ने शर्त रखी है नेहा नूरी से, ठीक है। न्यू फ्रेंड मतलब N, मतलब ये N, ठीक है। न्यू मतलब देखो N से आपका ये आ जाएगा N और फ्रेंड का आ जाएगा आपका NF3, समझ जाओगे आप, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वाला NF3। न्यू फ्रेंड नारायण तो NR मतलब कि NR3 प्लस, ठीक है। न्यू फ्रेंड नारायण ने, ठीक है, ये ने वगैरह छोटा मोटा आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। शर्त रखी है, शर्त मतलब कि SR आ रहा है मेनली, ठीक है, शर्त, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका SR2 प्लस, ठीक है। शर्त रखी है किससे? नेहा नूरी से। नेहा मतलब कि NH3 प्लस, नूरी मतलब कि NO2, ठीक है। तो न्यू फ्रेंड नारायण ने शर्त रखी है किससे? नेहा नूरी से। और क्या शर्त रखी है कि सिनेमा चलो कार से हेलेना और अल्का अल्काइन अमीना, ठीक है। क्या इसने शर्त रखी है कि सिनेमा चलो कार से, ठीक है, कौन कौन चलेगा भैया? हेलेना और अल्का अल्काइन अमीना, ठीक है। सिनेमा चलो कार से हेलेना और अल्का अल्काइन अमीना, सिनेमा मतलब CN, चलो मतलब CH आ गया, मतलब कि आपका एल्डिहाइड CHO, ठीक है। कार मतलब कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, तो मैंने COH लिख दिया। कार से हेलेना, हेलेना मतलब कि हेलोजेंस, तो हेलोजेंस में याद रखना पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है, ठीक है। तो सिनेमा चलो कार से हेलेना और अल्का अल्काइन अमीना, ठीक है, और मतलब कि OR, अल्का मतलब कि अल्कोहल, तो अल्कोहल मतलब OH, अल्काइन, ठीक है, अमीना मतलब कि अमीन आपका NH2, ठीक। फिर हमने क्या कहा? अमीना मतलब कि आपका अमीन NH2, ठीक। फिर लिखा है फोन पे एल्कीन है, ठीक है। फोन मतलब PH मतलब कि आपका फिनाइल ग्रुप या फिर बेंजीन रिंग जो है, ठीक है। तो फोन पे कौन है? एल्कीन है, इन, ठीक, जहां पर आपका एल्कीन आ जाता है, तो फोन पे एल्कीन है से आपका H आ गया। तो आई थिंक आपको इस तरीके से ये वाला -I ऑर्डर याद कर सकते हो। फिर से देख लो, न्यू फ्रेंड नारायण ने शर्त रखी है नेहा नूरी से, क्या शर्त रखी है? सिनेमा चलो कार से हेलेना और अल्का अल्काइन अमीना, ठीक है। फोन पे एल्कीन है, ठीक, तो उसने शर्त रखी है कि भाई ये लोग जो है वो कार से सिनेमा चलेंगे, और कह रहा है कि एल्कीन जो है वो अभी फोन पर है, वो फोन पर बात कर रही है, ठीक है। तो आई थिंक इससे आप ये -I ऑर्डर याद कर सकते हैं। सो बच्चों, आज के लिए हमने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन पार्ट ही शुरू किया है GOC का, ठीक। तो GOC में मैंने आज के क्लास में आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बताया, देन वी स्टार्टेड विद इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव में मैंने आपको बेसिकली इतना समझा दिया है कि इंडक्टिव 2 टाइप्स के हैं, -I और +I, ठीक है। -I में आपके कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं और उसमें उन सारे ग्रुप्स का क्या ऑर्डर होगा, ठीक है। +I ग्रुप्स में कौन कौन से हैं और उनका क्या ऑर्डर है, ठीक। तो आज के लिए हम इस ऑर्डर तक खत्म करते हैं।
अगली क्लास में अब हम ये समझेंगे कि भाई ये जो ऑर्डर हमने आज पढ़ा है, आज मैं रटवा रही हूँ आपको ना ये न्यूमोनिक से, है ना, इसको क्यों रट रहे हैं हम, मतलब इसका क्या एप्लीकेशन है, क्यों आखिर हमें ये सब याद करना पड़ रहा है, ठीक है, किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा किसका स्ट्रेंथ कम, इससे क्या फ़र्क क्या पड़ रहा है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्लास। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और ज़रूर हर एक क्लास को अटेंड करिए। ये चैप्टर हाईली इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, तो बच्चों यू कैन नॉट स्किप दिस एट ऑल, ठीक है। तो आप हर एक क्लास को ज़रूर देखेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। कोई भी आपको डाउट्स आते हैं, कन्फ्यूजन्स आते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछिए, आई विल श्योरली आंसर, ठीक है बच्चों। सो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री वन बाय वन, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या आपके कलीग्स होंगे, है ना, या फिर आपके जो भी भाई बहन हैं, तो उन सब तक पहुँचाइए ताकि उनको पता चल सके और वो यहाँ से कुछ नॉलेजेबल चीज़ें सीख सकें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, जिसमें हम सीखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। So see you soon. Thank you so much. Bye bye.